हेलो कमांडोज, वेलकम टू दी बायोमेंटस क्लासेस ऑनलाइन और स्वागत है आपका पार्ट 2 क्रैश कोर्स C2 क्लियर कंसेप्ट में चैप्टर ह्यूमन हेल्थ डिजीज। जैसा कि आप सब लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं, हमने इम्यूनिटी तक डिस्कस किया था इसके पहले हिस्से में, फ्रॉम द इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर टिल इम्यूनिटी, इम्यून मैकेनिज्म्स किस तरह से, और रिलेटेड सारे डिसऑर्डर्स देखे थे, डिजीजेस, इन्फेक्शियस डिजीजेस अलग अलग कैटेगरी के। अब इसी चैप्टर के अगले हिस्से में आज हमारा चर्चा का विषय एड्स, कैंसर, ड्रग एल्कोहल एब्यूज और समाज में एक ऐसा एज ग्रुप जिसे हम एडोलेसेंट एज कहते हैं, वनरेबल एज ग्रुप कहते हैं, उनकी क्या दिक्कतें शिकायतें हैं, वहां से भी जो है क्वेश्चन जनरेट हो सकता है। तो हमेशा की तरह एनसीईआरटी लाइनर, बूस्टर और एनसीईआरटी एक्सट्रैक्ट क्वेश्चन लाइन टू लाइन, कैसे एनसीईआरटी में फंडामेंटल बातें मेंशन की गई हैं, कहां आपको किस फंडामेंटल बात को ध्यान रखना है कमांडोज, इस तरह से हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आपके सामने है ह्यूमन हेल्थ डिजीज पार्ट 2 और कमांडोज हम बारीकी से एनटीए के पैटर्न्स क्वेश्चन बनने का जो इस चैप्टर से है, जैसा कि मैंने आपको कहा है कि एक बहुत ही अहम चैप्टर है और बहुत ही डेडिकेटेड क्वेश्चन तरीके से पूछा जाता है और किसी भी गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। तो जिसके चलते हुए आज हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं अबाउट एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, यानी वन ऑफ द ड्रेडेड डिजीज जो पूरी दुनिया भर में तेजी से फैला और एक पैंडेमिक कैटेगरी का डिजीज एड्स। राइट, चलिए शुरू करते हैं। एड्स, अब एड्स के बारे में जो है फंडामेंटली एड्स शुरुआत तो हुई होगी उसकी, कभी ना कभी तो वो जो है डिस्कवर हुआ, पहली बार रिपोर्टेड हुआ होगा। सो नाउ दैट्स द जीके बेस्ड क्वेश्चन कि पूरी दुनिया में 1981 इन यूएसए 1981 में एड्स वायरस के बारे में, इस बीमारी के बारे में पता चला, राइट और स्प्रेड ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में ये फिर धीरे 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 करके स्प्रेड हुआ। पैंडेमिक डिजीज, एड्स इज अ पैंडेमिक डिजीज, ये बात ध्यान रखिएगा कमांडोज। तो फिर उसके साथ पूरी दुनिया भर में मोर देन 25 मिलियन जो है लोगों का जो है डेथ रिपोर्ट हुआ धीरे 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 धीरे, और ये एक मेजर डेथ का रीजन बना। वन ऑफ द मोस्ट ड्रेडेड डिजीज जाना गया ये फॉर द वर्ल्ड अंडर इन्फेक्शियस कैटेगरी। ओके कमांडोज, फिर आगे बढ़ते हैं। यस कमांडोज, ट्रांसमिशन एचआईवी इन्फेक्शन के 4 तरीके हैं, आप सब लोग देख सकते हैं। यस कमांडोज, जिसमें से इन्फेक्टेड मदर से बच्चे के अंदर ड्यूरिंग द ट्रांसप्लेसेंटल डेवलपमेंट, जेस्टेशन पीरियड के दौरान ये आ सकता है ये बीमारी। ये एक वर्टिकल ट्रांसमिशन का एग्जांपल है। एड्स इज अ वर्टिकल ट्रांसमिशन फ्रॉम मदर टू फीटस, इन्फेक्टेड मदर टू फीटस। यस, करेक्ट स्टेटमेंट। और मैक्सिमम, अधिकतर जो है बीमारी फैलती है समाज में अनहाइजीनिक मल्टीपल सेक्सुअल रिलेशनशिप। इसके अलावा भी एड्स एक इग्नोरेंस, एड्स अक्सर, एचआईवी इन्फेक्शन अक्सर जो है कॉन्शियस बिहेवियर, और कह सकते हैं आप डू नॉट डाई ऑफ इग्नोरेंस, अक्सर किसी तरह के इग्नोरेंस नेग्लिजेंस का नतीजा है एचआईवी इन्फेक्शन फैलने का। तो उसके एग्जांपल है कंटामिनेटेड ब्लड और शेयरिंग इन्फेक्टेड निडल्स, अनस्टेरिलाइज्ड निडल्स ड्रग एब्यूसर्स के बीच। क्लियर, ये मेडिकल प्रोफेशन से जुड़े हुए लोगों की ये जवाबदेही है कि वो चीजों को इग्नोर ना करे, इससे भी जो है कहीं ना कहीं समाज में बीमारी ट्रांसमिट हो रहा है। Yes, these are the 4 ways of transmission. अब गौर करिए, HIV एड्स do not spread by physical contact, छूने से एड्स नहीं फैलता है। ये डायलॉग आपने अक्सर सुना होगा। हमेशा by contact of body fluid, जितने भी वो तरीके हैं उसमें कहीं ना कहीं बॉडी फ्लूइड कांटेक्ट में आता है इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन के रेफरेंस में। नाउ दिस इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। एनसीईआरटी की ये लाइन सब लोग याद रखिए। अ टाइम लैग बिटवीन इन्फेक्शन एंड अपीयरेंस ऑफ एड्स, राइट, जो है ऑफ द सिम्टम्स, जिसको विंडो पीरियड कहते हैं, वो कुछ महीनों से लेके मेनी ईयर्स अबाउट यूजुअली डिपेंड करता है। खुद एचआईवी वायरस के अलग अलग टाइप्स होते हैं, उस पर ये विंडो पीरियड वैरी करता है। क्लियर कमांडोज, ये बिल्कुल लाइन सही है, ध्यान रखिएगा आप। नेक्स्ट, एचआईवी एंटर्स। अब देखिए व्हाट इज द पाथवे। वो सबसे पहले मैक्रोफेज में एंटर करता है, मैक्रोफेज उसको एनगल्फ करने की कोशिश करता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। उसका आरएनए जेनेटिक मटेरियल जो है वायरल डीएनए, सी डीएनए रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेशन से बनाकर, राइट, विद द हेल्प ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, करेक्ट,
और वायरल डीएनए इनकॉर्पोरेट होस्ट सेल के डीएनए के अंदर, उसी मैक्रोफेज का जो होस्ट डीएनए उसमें जाके इनकॉर्पोरेट हो जाता है और नए वायरस पार्टिकल्स बनाता है। ऐसे करके वो मैक्रोफेज का इस्तेमाल खुद को अपने एचआईवी फैक्ट्री की तरह, तो क्वेश्चन ऐसे ही तो पूछा जाएगा, विच सेल ऑफ द बॉडी एक्ट एज एचआईवी फैक्ट्री? आंसर होगा मैक्रोफेज। ध्यान रखिएगा कमांडोज। नाउ दीज आर द क्वेश्चन, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन, बिल्कुल ऐसे कैसे याद रखना है। एचआईवी एंटर्स हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स, इसके बाद हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स, और जब तक हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स यानी वो अब एचआईवी पॉजिटिव है, अभी भी एड्स पेशेंट नहीं बना। एड्स पेशेंट तो उस दिन बनेगा जिस दिन सिम्टोमेटिकली शरीर अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्टेड होकर अलग अलग तरह के सिम्टम्स, छोटी मोटी बीमारियों से लेके जो है कोई भी बड़ी बीमारी घर कर जाएगा शरीर में, उस दिन वो एड्स रिलेटेड कॉम्प्लेक्स एड्स पेशेंट कहलाएगा। एचआईवी पॉजिटिव होना और एड्स पेशेंट होने में अंतर है। ओके कमांडोज, एचआईवी इन्फेक्टेड तो उसी दिन हो गया जिस दिन सक्सेसफुली एचआईवी अलग अलग ट्रांसमिशन से उसके अंदर आ चुके हैं, लेकिन वो तो अपने इंक्यूबेशन पीरियड मल्टीप्लाई करके अपनी तादाद बढ़ा रहा है, विंडो पीरियड, क्योंकि अभी भी सिम्टम्स अराइज नहीं हुए। सिम्टम्स अराइज होने के लिए यस कमांडोज, जो मेन होस्ट सेल है हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स, ठीक है, उनको CD4 सेल्स भी कहते हैं, क्लस्टर ऑफ डिफरेंशिएशन 4 टाइप 4 सेल्स कहते हैं, हेल्पर टी सेल्स, उसके अंदर भी जाके वो वैसी रेप्लिकेट करके अपनी प्रोजेनीज बना के ब्लड में रिलीज करते हैं, अटैक अदर हेल्पर, और लगातार ये रिपीट करते जाते हैं, प्रोग्रेसिव डिक्रीज। एक दिन ऐसा आता है कि सेल म्यूटेटेड इम्यूनिटी को रिप्रेजेंट करने वाले टी लिम्फोसाइट्स, उसका जो मैनेजर है हेल्पर टी सेल जो पूरा कोऑर्डिनेट करता है, उसकी संख्या, यस कमांडोज, द नंबर ऑफ these helper T lymphocytes reduces less than 200 millimeter क्यूब ऑफ ब्लड। हर मिलीमीटर क्यूब ब्लड में 200 से भी कम जिस दिन हो जाता है, उस दिन सिम्टम्स डेवलप होना शुरू होता है। वाकई में शरीर में कमजोरी आकर कोई भी छोटी सी बड़ी बीमारी बॉडी में हमेशा के लिए एस्टैब्लिश हो जाएगा, जिससे शरीर फाइट बैक नहीं कर पाता है। यही बात यहां पर बताई गई है कमांडोज। गौर करिएगा, पर्सन सफर्स फ्रॉम बाउट्स ऑफ फीवर, रुक रुक के हमेशा रात भर पसीना, बुखार बने रहना, है ना, लूज मोशन, वेट लॉस, ऐसे बहुत सारे मल्टीपल सिम्टम्स जो छोटे मोटे आते रहते हैं और दूसरे बीमारियों में, ये एक अक्सर फ्रीक्वेंट सिम्टम्स हो जाते हैं एड्स पेशेंट के अंदर। यस, डिक्रीज इन हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स, पर्सन सफर फ्रॉम अलग अलग बैक्टीरियल इंफेक्शन, माइकोबैक्टीरियम, वायरसेस, फंजाई एंड इवन पैरासाइट्स लाइक टोक्सोप्लाज्मा, प्रोटोजोआ है, टोक्सोप्लाज्मोसिस, क्लियर, इट्स अ प्रोटोजोआ, टोक्सोप्लाज्मा, और शरीर काफी कमजोर हो जाता है, इम्यूनिटी में काफी कमी आती है। हाउ टू डायग्नोस, अगला क्वेश्चन, यस कमांडोज, इस तरह से जो है स्टेटमेंट्स देके क्वेश्चन बन सकता है। बिल्कुल एनसीईआरटी की ये लाइंस ऐसे याद रखिएगा कि विच कैटेगरी, जैसे मैंने अभी अभी आपके सामने ये बात बताई, तो अक्सर कौन से बैक्टीरियल इंफेक्शंस होने के चांसेस हैं, और सबसे ज्यादा वीकेस्ट सब में से जो है वायरल इंफेक्शन, सबसे पहले वायरल इंफेक्शन शरीर में बहुत कॉमन हो जाते हैं एड्स पेशेंट के अंदर, है ना, और भी होते हैं लेकिन उनमें से वायरल इंफेक्शन और इवन एक प्रोटोजोआ। तो क्वेश्चन ऐसे पूछेंगे, विच प्रोटोजोअल डिजीज इज एक्कम्पेनिड, कौन सा ऐसा प्रोटोजोअल बीमारी है जो एड्स पेशेंट्स को होने के चांसेस है। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंगली ऑप्शन में माइकोबैक्टीरियम, किसी फंगस का नाम लिखा होगा, आपको तो टोक्सोप्लाज्मा, क्योंकि वो तो प्रोटोजोआ है, क्लियर। और एलाइसा वो टेक्निक है डायग्नोसिस करने का, एड्स को डायग्नोसिस करने का तरीका, दैट इज एलाइसा। ओके, ट्रीटमेंट ऑफ एड्स, जो ड्रग होता है वो एंटी रेट्रोवायरल ड्रग होता है, या तो वो यस कमांडोज जो है किसको रोकता है, वो जो है डीएनए के एक्सप्रेशन को रोकता है एक तरीका, वैसे करके वायरल डीएनए को एक्सप्रेस नहीं होने देता, या फिर उससे बनने वाले जो प्रोटीन्स एक्सप्रेस हो गए हों उन प्रोटीन्स को असेंबल होकर नए पार्टिकल्स नहीं बनने देगा। ये दो तरीके से जो है वो वायरस के मल्टीप्लिकेशन को मिनिमाइज कर देता है, तो इसलिए लिखा है पार्शियली इफेक्टिव हमेशा ना, क्योंकि प्रोलॉन्ग लाइफ केवल पेशेंट के जीवन काल को थोड़ा बढ़ा देता है लेकिन मृत्यु को नहीं रोक सकता, कैन नॉट प्रिवेंट डेथ, डेथ इज इनएविटेबल। ओके कमांडोज, तो इट्स अ डेथ वारंट। तो इस तरह से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब ये एनसीईआरटी में ये प्रेजेंटेशन बना है, मैं आपको बता दूं, ऐसे करके क्वेश्चन आ सकता है, एक्स फिर इस पोजीशन पे वाई, सब लोग ध्यान रखिएगा, यहां पर क्या होगा Z, यानी किन किन स्टेप्स पे, एंड फाइनली है ना
XYWZ करके क्वेश्चन आ सकता है, ABCD करके क्वेश्चन आ सकता है। लेबलिंग्स को ध्यान से रखिएगा कि वायरस ने अटैच किया, अपना RNA इंट्रोड्यूस कर दिया। देखिए ना, ये सही बात है, इस RNA से ये क्या बना, दिस इज cDNA, दिस इज cDNA, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन इस स्टेप पे हुआ, तो Y स्टैंड्स फॉर रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, जैसा कि यहां पर लिखा हुआ है। और फिर ये कहां जा रहा है, होस्ट DNA के अंदर इनकॉर्पोरेट होने जा रहा है, करेक्ट। और फिर वो डायरेक्शन देके नए वायरसेस को पार्टिकल्स प्रोड्यूस कर रहा है और वो रिलीज हो रहा है, करेक्ट। सो दिस इज द साइकिल एंड दिस इज हाउ द थिंग्स गो ऑन। इस प्रकार से HIV जो है क्या करता है, रिस्पेक्टिव होस्ट सेल पर अपना साइकिल कंडक्ट करता है। ओके, इस डायग्राम में यही दिखाने की कोशिश की गई है, इस तरह से आपको याद रखना है कमांडोज। प्रिवेंशन ऑफ एड्स, हालांकि कोई इलाज तो है नहीं। Once a patient turn out into a AIDS patient, HIV infected AIDS patient होता है, ये लाइलाज बीमारी है, is not curable। ऐसा STD रोग, एक हेपेटाइटिस बी, जेनिटल हर्पीस, जैसा कि आप सभी जानते हैं, और एड्स, ये नॉन क्यूरेबल है ये भी। तो फिर प्रिवेंशन इज बेटर ऑप्शन। और क्या देखा गया, HIV इन्फेक्शन स्प्रेड्स ड्यू टू पुअर मॉनिटरिंग, ठीक ठाक ना रख रखाव, ध्यान ना देना, मेडिकल प्रैक्टिसेस में कहीं ना कहीं कमी होना। तो एक्सक्यूज मे बी इग्नोरेंस, डोंट डाई ऑफ इग्नोरेंस, किसी भी जो है इग्नोरेंस की वजह से मृत्यु का शिकार ना हो, ये कहने का मतलब है। यस, एड्स अक्सर जो है लोगों के बीच इस प्रकार के गलतफहमी और इग्नोरेंस के कारण ही बहुत बड़ा फैलने का कारण है, क्योंकि हाइजीनिक सेक्सुअल रिलेशनशिप की जगह अनहाइजीनिक मल्टीपल सेक्सुअल रिलेशनशिप, जो कि कॉन्शियस बिहेवियर है अपने सेक्सुअल डिजायर पर काबू ना पाने के कारण, ऐसा भी एनसीईआरटी में लिखा है, ध्यान रखिएगा कमांडोज। यस, और नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, नाको की मैं बात कर रहा हूं, यस, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन एंड अदर एनजीओज, इनका समय समय पर ये लोगों को जो है अवेयरनेस, जागरूकता अभियान और समय समय पे चीजें बताते रहते हैं। और बेहतर तरीका है ऐसे प्रोग्राम्स, प्रिवेंट स्प्रेडिंग ऑफ HIV इन्फेक्शन, लोगों के बीच मेकिंग ब्लड सेफ, ब्लड ट्रांसफ्यूजन से पहले सही परीक्षण होना चाहिए। यही तो वो इग्नोरेंस, मेडिकल इग्नोरेंस, नेग्लिजेंस की बात आ रही है। यूज ऑफ ओनली स्टेरलाइज सिरिंज इन हॉस्पिटल क्लिनिक्स, ये पैरामेडिकल स्टाफ की जिम्मेदारी है। फ्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉन्डम्स, क्योंकि कॉन्डम्स एकमात्र ऐसा बैरियर मेथड है जो ना केवल बर्थ कंट्रोल मेथड है बल्कि एसटीडी डिजीज, एड्स जैसे रोगों से भी बचाने का काम करता है। फ्लूइड कांटेक्ट में नहीं आने देता है। याद करिए कमांडोज, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि यूज ऑफ कॉन्डम एज अ बैरियर मेथड कॉन्ट्रासेप्शन के अलावा एड्स फैलने में कैसे रोकता है, क्वेश्चन ऐसे पूछ सकते हैं। आंसर है, इट डज नॉट अलाउ द कॉन्टैक्ट ऑफ बॉडी फ्लूइड। इंटरकोर्स के दौरान बॉडी फ्लूइड को कांटेक्ट में नहीं आने देता, क्योंकि बॉडी फ्लूइड कांटेक्ट आने पे ही जो है एड्स ट्रांसमिट होता है, फिजिकल टच से नहीं। क्लियर? यस, एनसीईआरटी में ये बात मेंशन्ड है। कंट्रोलिंग ड्रग अब्यूज एंड रेगुलर चेकअप्स प्रमोट करना। ओके कमांडोज, चलिए अब इसके बाद ये इस तरह के पैटर्न्स ऑफ क्वेश्चंस एड्स से आ सकते थे जो मैंने आपको एनसीईआरटी बेसिस बताया। क्लियर? एक एक चीज आप ध्यान करिए, एचआईवी के बारे में, एड्स के बारे में, ठीक है, कैसे वो ट्रांसमिट होता है, क्या उसका साइकिल है, वो मैक्रोफेज एचआईवी फैक्ट्री की तरह कैसे इस्तेमाल करता है, ये मैंने बताया। और फिर वो हेल्पर टी सेल्स पे ही क्यों अटैक करता है, क्योंकि उसके ऊपर जो है GP120 रिसेप्टर होता है। कौन सा रिसेप्टर? GP120 रिसेप्टर। GP120 रिसेप्टर मतलब जीपी प्रोटीन ग्लाइकोप्रोटीन किसके पास होता है? एचआईवी वायरस के पास। तो वो आके अटैच कैसे होता है? इस अटैच होने के लिए रिसेप्टर चाहिए, हर वायरस का ये नेचर होता है। इसलिए टीएच सेल ही होस्ट सेल होता है किसका? दैट इज एचआईवी। इस तरह से सारी बातें याद रखना है। फिर क्या प्रिवेंटिव मेजर्स है, डोंट डाई ऑफ इग्नोरेंस का क्या मतलब है, क्या सही कदम उठाने चाहिए, नाको क्या होता है, एनजीओस का क्या काम होता है, इस तरह के क्वेश्चंस एनसीईआरटी बेस्ड, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। चलिए कमांडोज आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे कैंसर पे। यस, वन ऑफ द मोस्ट ड्रेडेड डिजीज, मेजर कॉज ऑफ डेथ। मिलियंस ऑफ इंडियंस हर साल एनुअली इसकी वजह से मृत्यु को प्राप्त करते हैं, और इसका कारण है कि जिसका मैकेनिज्म है, होता क्या है, डेवलपमेंट ऑफ कैंसर, ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन, रूपांतरण। नॉर्मल शरीर का एक नॉर्मल सेल जो स्पेशलाइज था, रेगुलर सेल साइकिल डिवाइड कर रहा था और अपना रोल प्ले कर रहा था, लेकिन अचानक वो एबनॉर्मल बना।
ठीक है, वो पहले अलग अलग स्टेजेस होते हैं, एप्लासिया, डिस्प्लासिया, नियोप्लासिया, यानी उसके साइटोप्लाज्म में कुछ नयापन आ गया है, वो आउट ऑफ कंट्रोल अनरेगुलेटेड हो गया है, यानी उसका सेल साइकिल कहीं ना कहीं गड़बड़ा गया है। तो ये जो एबनॉर्मेलिटी ट्रांसफॉर्मेशन आया, इट्स ट्रीटमेंट एंड कंट्रोल इंटेंस, मतलब कैंसर के अंतर्गत, कैंसर बायोलॉजी के अंतर्गत ये वो सारे मुद्दे हैं जो कि इन चीजों पर काम करते कि क्या वो कारण है, कैसे उसकी पहचान हो, कैसे उसको नियंत्रित कर सकते हैं और ट्रीट कर सकते हैं। करेक्ट। फिर देखिए, नॉर्मल सेल ग्रो करता है, डिफरेंशिएट करता है, विभेदन होता है, अपने काम को संभालता है, इंटरफेस में एंटर करके अपने सारे काम कर रहा होता है। लेकिन एक कैंसर सेल हमेशा एम फेस में रहता है, डिवाइडिंग फेस में रहता है, और अनरेगुलेटेड सिर्फ डिवाइड, तेजी से डिवाइड करता रहता है, हाईली कंट्रोल्ड एंड रेगुलेटेड होता है, और आसपास अपने आजू बाजू सेल के साथ नॉर्मल सेल क्या शो करता है, कॉन्टैक्ट इनहिबिशन, यानी एक नॉर्मल सेल की प्रॉपर्टी है। और अगर कोई कैंसर सेल बन जाए तो ये सारी प्रॉपर्टीज नहीं शो करता है, एब्सेंट। क्वेश्चन ऐसी तो बनेगा, कमांडोज मेरी बात आ रही है सबको समझ में? कॉन्टैक्ट इनहिबिशन, कंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ सेल्स, तो दिस इज ट्रू। अ नॉर्मल सेल एग्जिबिट, एक नॉर्मल सेल ये सारी चीजें एग्जिबिट करता है, ऑल द अबव। अब इन अ कैंसर सेल क्या होगा, ब्रेकडाउन ऑफ रेगुलेटरी मैकेनिज्म, किस चीज का, जो उसका सेल साइकिल चलते हैं, उनके जो अलग अलग चेक पॉइंट्स होते हैं, G1 G2 है ना, सब जगह चेक पॉइंट्स होते हैं, वो अनकंट्रोल्ड हो जाते हैं, है ना। वहां पर जो रिपेयरिंग स्टेज होता है कि अगले स्टेज में जाने दे कि ना दे, वो सब चीजें जो है खराब हो जाती हैं, जिसके वजह से एक रेगुलेशन बिगड़ता है। सबसे पहला कैंसर सेल, गौर करिएगा, लॉस्ट प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्टैक्ट इनहिबिशन, है ना, क्योंकि वो अपना शेप नहीं गेन करता, आसपास के सेल से जो है कॉन्टैक्ट नहीं करता, सिर्फ लगातार डिवाइड करता रहता है, डिफरेंशिएट नहीं हो पाता, कॉन्टैक्ट इनहिबिशन शो नहीं करता है। यस, कैंसरस सेल्स कंटिन्यू टू डिवाइड, और फिर एक दिन ऐसा आता है, नियोप्लासिया कंडीशन, हीप ऑफ सेल्स, कोशिकाओं का बोलते हैं ना, सेल्स का एक जमावड़ा, लंप, गांठ बन जाता है, जिसे ट्यूमर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्यूमर्स। यस कमांडोज, तो जो बातें मैंने बताई सब लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए कमांडोज, एवरी वन ऑफ यू प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट, ध्यान से देखिए। वर्ड कैंसर आप सब लोग देख सकते हैं, यहां पर मैंने क्रैब, कार्सिनोमा, क्रैब शब्द कार्सिनोमा से कैंसर शब्द लिया गया है। समथिंग रॉन्ग इन माइटोसिस, जो रेगुलर सेल डिवीजन माइटोसिस है उसमें कहीं ना कुछ गड़बड़ है, समथिंग रॉन्ग इन माइटोसिस, कैंसर का मतलब। तो कैंसर इज द रिजल्ट ऑफ डिस्टर्बेंस, कैंसर किसका परिणाम है, एक उतार चढ़ाव, डिस्टर्बेंस, किसी प्रकार का क्षति, नुकसान आना, किसमें, माइटोटिक सेल साइकिल। करेक्ट, ये सारी बातें सही है। अब आप सब लोग ध्यान से देखिए क्या लिखा है, अ कैंसर इज अ ट्यूमर बट ऑल ट्यूमर आर नॉट कैंसर। एक कैंसर ट्यूमर हो सकता है लेकिन हर ट्यूमर कैंसर नहीं होता। यह बात साबित करूंगा जब मैं बात करूंगा बेनाइन और मैलिग्नेंट ट्यूमर में क्या डिफरेंस है। ओके कमांडोज, ध्यान से देखिएगा, बेनाइन ट्यूमर, मैलिग्नेंट ट्यूमर, तब यह बात सामने आपकी आएगी। अब बात यह आती है कि एक नॉर्मल सेल और कैंसर सेल में अगर हम अंतर देखें कमांडोज, एवरी वन ऑफ यू प्लीज हैव अ स्क्रीनशॉट ऑफ द कैंसर, जो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस टॉपिक का आप सब लोग, एवरी वन ऑफ यू, यस प्लीज। अब यहां पर ध्यान से आप देखिए क्या लिखा है, एक नॉर्मल सेल ट्रांसफॉर्म, ये खास शब्द है, रूपांतरित, उसमें कुछ बदलाव आता है, रूपांतरण आता है, क्या और कैसे, यस प्लीज। नॉर्मल सेल ट्रांसफॉर्म्ड इनटू कैंसर सेल, क्यों? क्योंकि नॉर्मल सेल शेप एंड साइज डिफरेंशिएटेड था, किसी काम को करने के लिए स्पेशलाइजेशन था, भाई न्यूरॉन है, ये है, और बहुत सारे ऐसे सेल्स, सर हर बॉडी के बहुत सारे सेल्स हैं, लेकिन हमेशा कैंसर कौन शो करेगा, एक डिवाइडिंग सेल। जो सेल्स डिवाइड नहीं करते वो कभी कैंसरस नहीं कन्वर्ट होते हैं, क्योंकि डिवीजन वो करते ही नहीं है, वो तो एक बार गन गए उनमें सेल डिवीजन एब्सेंट है। देयर आर मेनी सेल्स इन अवर बॉडी जैसे न्यूरॉन। तो अब आप कहोगे कि ब्रेन में ट्यूमर किसके लिए बनता है, ग्लियल सेल्स। ग्लियल सेल्स, जो ग्लियल सेल्स होते हैं वो ट्यूमर बना डालते हैं। न्यूरॉन कभी भी जो है कैंसरस नहीं बनता, क्योंकि वो तो डिवाइड ही नहीं करता, तो उसमें गड़बड़ी आने के चांसेस होते ही नहीं है। बात आती है, मैं उन सारे सेल्स की बात कर रहा हूं जो रेगुलर डिवाइड करने वाले सेल्स है, हमेशा बनाते रहते हैं, शेप एंड साइज डिफरेंशिएटेड है, स्पेशलाइज्ड है, कंट्रोल है, रेगुलेटेड है, सेल डिवीजन है, कॉन्टैक्ट इनहिबिशन, और अगर किसी तरह की उसमें कोई गड़बड़ी खराबी आती है तो हर नॉर्मल सेल की एबिलिटी है कि वो एक समय के बाद सेल प्रोग्राम्ड सेल डेथ, सेल एपोप्टोसिस शो कर देता है। क्या शो कर देता है, सेल एपोप्टोसिस। तो वो नॉर्मल सेल है, लेकिन जैसे ही वो ट्रांसफॉर्म हुआ, ट्रांसफॉर्म क्यों हुआ, जेनेटिक अल्टरेशन, किसी इंफेक्शन के कारण, किसी कार्सिनोजन के कारण।
इन्फेक्शन, बोले सर इन्फेक्शन से, यस देयर आर मेनी बैक्टीरिया एंड वायरसेस जिसके इन्फेक्शन से कैंसर इंड्यूस हो सकता है, नॉर्मल सेल कैंसरस बन सकता है, उसको हम वायरल ऑन्कोजीन कहते हैं, बैक्टीरियल ऑन्कोजीन कहते हैं, ठीक है। फिजिकल केमिकल म्यूटाजेंस, बहुत सारे ऐसे हमारे आसपास एनवायरनमेंट में अंदर बाहर ऐसी चीजें मौजूद हैं जो कि म्यूटेशन यानी म्यूटाजेंस। ऑल कार्सिनोजेंस आर म्यूटाजेंस, ऑल कार्सिनोजेंस आर म्यूटाजेंस बट ऑल म्यूटाजेंस आर नॉट कार्सिनोजेंस। ये ऐसे शब्द ध्यान रखिएगा कमांडोस, ये सारे स्टेटमेंट सही हैं। यस, अभी फिलहाल मैंने क्या कहा, जेनेटिक अल्टरेशन, अल्टीमेटली हर कैंसर के पीछे एक जेनेटिक बेसिस है, कुछ ना कुछ गड़बड़ाता है। ऐसे जीन्स जो कि शरीर के हर सेल को नॉर्मल सीक्वेंस में रखना चाहता था, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया और फाइनली कुछ ना कुछ दिक्कत आ गई और वो रूपांतरित हो गया, बिगड़ गया, अनकंट्रोल्ड अनरेगुलेटेड हो गया कैंसर। और सबसे पहले तो वो क्या हो जाता है, एप्लासिया। एप्लासिया मतलब यस कमांडोस, अनस्पेशलाइज्ड हो जाता है ना, इंटरफेस में एंटर ना करना, एप्लासिया। ऑटोटॉमी, ठीक है। देन नो कॉन्टैक्ट इनहिबिशन, कोई कॉन्टैक्ट इनहिबिशन नहीं शो करता। नो सेल एपोप्टोसिस, प्रोग्राम्ड सेल डेथ नहीं कर सकता। क्या बन जाता है, इमॉर्टल। कैंसर सेल्स डेथ नहीं होते, इमॉर्टल, वो क्योंकि एपोप्टोसिस ही नहीं करते, है ना। फिर स्प्रेड, दे हैव द एबिलिटी टू स्प्रेड, अपने ओरिजिनल प्राइमरी जगह से सेकेंडरी ग्रोथ दूसरे जगह जाके इन्वेड करके पहुंच के जो है फिर वहां पर ग्रो कर सकते हैं। दैट फिनोमिना इज कॉल्ड मेटास्टासिस। तो ऑल द गिवन स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। और लास्ट में वहां जाकर पहुंचकर अपने चारों ओर ब्लड वेजल्स को बढ़ावा, ऐसे केमिकल्स रिलीज करते हैं जिससे ब्लड वेजल्स और ज्यादा ग्रो करके उनको न्यूट्रिशन देने के लिए, यानी एनसीईआरटी में लिखा है कैंसर सेल स्टार्व मतलब आसपास के दूसरे नॉर्मल सेल्स को भूखा मार देते हैं, क्योंकि वो सारे ब्लड वेजल्स को अपनी और विकसित करने के लिए, डेवलप करने के लिए प्रमोट करते हैं, जिससे वो खुद वेल न्यूट्रिशन ले सके। और आसपास के सेल में किसकी कमी हो जाती है, न्यूट्रिशन, ऑक्सीजन की। यानी कैंसर सेल खुद कुछ नुकसान नहीं पहुंचा रहा, वो खुद को अपने आप को बढ़ाता रहता है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ इस बात का, बिना ख्याल रखे कि आजू बाजू के दूसरे नॉर्मल सेल्स का क्या होना है, ना होना है। ये एनसीईआरटी ऐसा कहता है, स्टार्व द अदर सेल्स टू डेथ, ऐसा लिखा है एनसीईआरटी में। मैं उसको कह रहा हूं एंजियोजेनेसिस, इस घटना को कहते हैं एंजियोजेनेसिस। तो आप खुद देखिए ऐसा होगा। अब स्टेजेस ऑफ कैंसर, डिस्प्लासिया, एप्लासिया, नियोप्लासिया, ये सीक्वेंस कमांडो सब लोग याद रखिएगा। डिस्प्लासिया, एप्लासिया, नियोप्लासिया। नियोप्लासिया मतलब ही कुछ नया, समथिंग न्यू, और अनकंट्रोल डिवाइड करके अब वो शरीर के नॉर्मल सेल नहीं रहा, शरीर का जो है अल्टर्ड सेल बन चुका है और शरीर के खिलाफ काम करने वाला सेल बन गया है। वो जो भी करेगा इनडायरेक्टली शरीर को नुकसान ही पहुंचेगा। सबसे पहले तो अनवांटेड हीप ऑफ सेल्स, लंप ऑफ सेल्स, जिसे कहते हैं ट्यूमर। ट्यूमर दो तरह से बनते हैं, जो कि स्लो, बेनाइन एंड मैलिग्नेंट। बेनाइन मतलब स्लो ग्रोथ, नॉन इन्वेसिव, वो कभी फैलता नहीं है ना, लेट, है ना, नो लेटेंट स्टेज, कोई लेटेंट स्टेज, कैप्सुलेटेड, है ना, कवरिंग ऑफ कैप्सूल्स, कैप्सुलेटेड होता है, फाइब्रस टिश्यू से ढका हुआ। नो मेटास्टेसिस, किसी दूसरी जगह जाके फिर ग्रो नहीं करता है, नो मेटास्टेसिस। नॉन कैंसरस, लीस्ट हार्मफुल, डिपेंड करता है कहां बना है, क्योंकि मोल एंड वॉट्स, शरीर पर तिल और जो मस्से होते हैं वो बेनाइन ट्यूमर के एग्जाम्पल है, ध्यान रखिएगा कमांडोस। जबकि जो मैलिग्नेंट होते हैं बहुत तेजी से ग्रो करते हैं, फैलने की उनकी प्रवृत्ति होती है, इन्वेसिव, लेटेंट स्टेज शो करते हैं, नॉन कैप्सुलेटेड होते हैं, है ना, कैप्सूल कवरिंग नहीं होती है, मेटास्टासिक होते हैं, मेटास्टैटिक होते हैं, कैंसरस, वेरी हार्मफुल, वेरी हार्मफुल। तो इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको ये पॉइंट्स ऐसे याद रखने हैं कमांडोस। अब देखिए, एक नॉर्मल सेल था, फिर उसके बाद क्या हुआ, डिस्प्लासिया। डिस्प्लासिया कि उनमें कुछ कुछ चेंजेस आने लग गए, है ना। फिर उनमें नियोप्लासिया, दीज आर स्टेजेस, है ना, स्प्रेड करने के लिए। और फिर वो इन्वेड करते हैं, स्प्रेड करते हैं, ब्लड वेजल्स इधर उधर जो है ना, बाय यूजिंग ब्लड या लिम्फ, वो नई जगह पे पहुंचते हैं। और एंजियोजेनेसिस, जहां नई जगह पहुंचते हैं वहां ब्लड वेजल्स को बहुत तेजी से ग्रो करके अपने न्यूट्रिशन बढ़ा के धीरे धीरे वो कैंसरस सेल्स बन चुके होते हैं। सेकेंडरी ग्रोथ कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, सेकेंडरी ग्रोथ। मेटास्टासिस डेवलप सेकेंडरी कैंसर, सेकेंडरी ग्रोथ, करेक्ट। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन आया है वही जेनेटिक अल्टरनेशन, इन्फेक्शन, कार्सिनोजेंस के वजह से, है ना। और कैंसर सेल की सबसे बड़ी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, पॉइंट टू बी नोटेड, एप्लासिया का मतलब होता है लॉस ऑफ डिफरेंशिएशन, ऑर्गेनाइजेशन।
एप्लासिया मतलब ना वो डिफरेंशिएट करेगा ना अपने आप को किसी काम के लिए ऑर्गेनाइज करेगा। और ऑटोटॉमी का मतलब है ना इंडिपेंडेंट फ्रॉम, यस कमांडोज, इंडिपेंडेंट फ्रॉम अदर नॉर्मल सेल्स, आसपास किसी के साथ कोई संपर्क ना रखना, इंडिपेंडेंट हो जाना, स्वतंत्र हो जाना और खुद को बढ़ाने के लिए सारी प्रोसेसेस करना। क्लियर? बेनाइन ट्यूमर, मैलिग्नेंट ट्यूमर में क्या डिफरेंस है मैंने आपको बता दिया, कॉज लिटिल डैमेज। अब देखिए एनसीईआरटी में ये पॉइंट्स इन शब्दों में लिखा है, एवरी वन ऑफ यू, मैलिग्नेंट ट्यूमर, न्यूप्लास्टिक ट्यूमर ग्रो रैपिड इनवेड डैमेज सराउंडिंग नॉर्मल टिश्यू। सही बात है, क्यों? क्योंकि वो स्टार्व, भूखमरी, नॉर्मल सेल्स को जो स्टार्व कर देता है, ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट की कमी ला देता है अपने एंजियोजेनेसिस से। तो जो भी मैंने जैसा समझाया वही यहां पर लिखा हुआ है। और वो स्लॉग ऑफ करके, क्योंकि उसके ऊपर कोई कैप्सूल नहीं है, टूटकर नए जगह पे डिस्टेंटली पहुंचकर फिर से एक नया ट्यूमर बना सकता है। इस घटना को ही मेटास्टासिस कहते हैं। और मेटास्टासिस के कारण सेकेंडरी ग्रोथ कैसा दिखता है? सेकेंडरी ग्रोथ। क्लियर? ओके, अब कॉजेस ऑफ कैंसर, अलग अलग कारण है। ट्रांसफॉर्मेशन, जिस रूपांतरण की बात कर रहा था नॉर्मल से कैंसरस न्यूप्लास्टिक, वो कार्सिनोजेंस फिजिकल आयोनाइजिंग रेडिएशंस जो डीएनए को डैमेज करके न्यूप्लास्टिक चेंजेस लाते हैं। केमिकल कार्सिनोजेंस, जैसे एग्जांपल लंग कैंसर के लिए मेनली वही जिम्मेदार होता है ना। ऑन्कोजेनिक वायरसेस भी होते हैं, इंफेक्शन के थ्रू हैव जीन्स, वायरल ऑन्कोजीन्स, जिनके आ जाने से कैंसर हो सकता है। लेकिन कैंसर इज नॉट अ कम्युनिकेबल डिजीज, कैंसर इज नॉट अ कम्युनिकेबल डिजीज, नॉट अ कॉन्जिनेंटल डिजीज। करेक्ट, ऐसे करके याद रखना है। ओके कमांडोज, क्या आप कहोगे सर वायरस से भी तो फैल रहा है तो कम्युनिकेबल हुआ, लेकिन जिस वायरस से हुआ ऐसा थोड़ी कि उस वायरस से जिसको कैंसर हुआ फिर उस व्यक्ति से फिर किसी और को कैंसर हो जाएगा वही वायरस से, ऐसा नहीं होता। इसलिए जो है कैंसर इज नॉट अ कम्युनिकेबल डिजीज, ये बात ध्यान रखिएगा। सेलुलर ऑन्कोजीन्स, प्रोटोऑन्कोजीन्स, एक्चुअली हमारे नॉर्मल जीन्स होते हैं जो सेल साइकिल को कंट्रोल करते हैं, और उनमें अगर जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन आ गया तो वो उससे कैंसर इंड्यूस हो सकता है, तब वो ऑन्कोजीन्स बन जाते हैं। दैट्स द पॉइंट। ये देखिए लिखा है ना, लीड टू ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेल। ठीक है, तो रीजन है व्हाट इज द सीक्वेंस, जेनेटिक प्रोटोऑन्कोजीन्स से ऑन्कोजीन्स बन जाते हैं, और उन ऑन्कोजीन्स को रोकने के लिए ट्यूमर सप्रेसर जीन्स, कौन से जीन्स होते हैं? ट्यूमर सप्रेसर जीन्स होते हैं। लेकिन मान के चलिए प्रोटोऑन्कोजीन्स खराब हो गए, बन गए ऑन्कोजीन, तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ऐसे याद रखना है, प्रोटोऑन्कोजीन खराब हो गए, ठीक है, दे आर नॉट वर्किंग, क्या बन गए? ऑन्कोजीन बन गए, और उन ऑन्कोजीन को रोकने वाले ट्यूमर सप्रेसर जीन जो होते हैं वो भी काम नहीं कर रहे, है ना। दीज टू आर नॉट वर्किंग, रिजल्टेंट शरीर में ऑन्कोजीन एक्टिवेट होकर कैंसर इंड्यूस होगा। ऐसे आपको याद रखना है। प्रोटो ऑन्कोजीन ट्रांसफॉर्म होकर ऑन्कोजीन बन गए, लेकिन उस ऑन्कोजीन की वजह से अगर कोई ट्यूमर बन रहा है तो उस ट्यूमर को बनने नहीं देना, है ना, इससे पहले ही उसमें सेल डेथ, उसमें एपोप्टोसिस इंड्यूस कर देना, ये ट्यूमर सप्रेसर जीन का फंक्शन होता है। P53, है ना, उसको गार्जियन एंजल ऑफ सेल जीनोम कहते हैं, क्योंकि वो किसी भी सेल में किसी भी प्रकार का बदलाव, खराबी देखता है तो उसका तुरंत है कि भाई इसको डिस्पोज करो। लेकिन मान के चलो वो जीन नहीं काम कर रहा, ट्यूमर सप्रेसर भी काम नहीं कर रहा, ठीक है, बन गया ट्यूमर सेल, तो कौन रोकता है? NK सेल। यस कमांडोस, कौन रोकता है? नेचुरल किलर सेल ऐसे ट्यूमर इंड्यूस्ड सेल्स की पहचान करके समय समय पे उनको खा जाते हैं। लेकिन मान के चलिए ये भी काम नहीं कर रहा, दिस इज हाउ, पॉइंट टू बी नोटेड, कैंसर एक दिन में नहीं, ऐसे स्टेज बाय स्टेज डेवलप होता है। प्रोटो से ऑन्कोजीन, तो भी सेल को रोका जा सकता है ट्यूमर सप्रेसर से, वो रोक नहीं पाया तो भी ट्यूमर इंड्यूसिंग सेल को रोका जा सकता है नेचुरल किलर सेल से, लेकिन वो भी काम नहीं कर रहा, तब जाके इस तरह से मेटास्टासिक कैंसर डेवलप होगा। ओके कमांडोस, यस। कैंसर को डिटेक्ट करने का, डायग्नोस करने के क्या क्या तरीके हैं? बायोप्सी है, ब्लड कैंसर, है ना, छोटा हिस्टोपैथोलॉजिकल टेस्ट, जगह से छोटा सा पीस काट के उसका क्रॉस सेक्शन से जो है पता लगाते हैं कि वो मैलिग्नेंसी है कि नहीं है, उसको हम कहते हैं बायोप्सी, हिस्टोपैथोलॉजिकल। बायोप्सी का फुल फॉर्म क्या है और ये लिखा हुआ है उसका पूरा फंक्शन। यस, माइक्रोस्कोपिक पैथोलॉजिस्ट कट थिन सेक्शंस, तब जाके जो देखते हैं, लेकिन ये एक इन्वेसिव टेक्निक है, खतरनाक टेक्निक है। यस, दूसरा रेडियोग्राफी, सीटी एमआरआई करना, ये भी 3D इमेजेस इंटरनल ऑर्गन्स का, सीटी एक्सरे से, एमआरआई से स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक। तो कौन सा तरीका सबसे सेफेस्ट है, इस तरह से क्वेश्चन आता है, आंसर होगा एमआरआई।
लिविंग टिश्यूज, फिजियोलॉजिकल चेंजेस, सब कुछ देखा जा सकता है, क्लियर कलरफुल जो है उसमें पिक्चर आता है, लेकिन सबसे सेफेस्ट है बिना किसी नुकसान के। दूसरे तो जो है एक्सरेज का इस्तेमाल या जिस जगह पे है वहां कट करने तो और फैल सकता है, तो सारी टेक्निकल दिक्कतें हैं, लेकिन सबसे सेफ तरीका है कैंसर को डिटेक्ट करने का MRI, मैग्नेटिक रेजोनेंस जो है आपका तरीका है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड तरीके से इसको करते हैं। नेक्स्ट, एंटीबॉडीज, कैंसर स्पेसिफिक एंटीजेंस यूज्ड फॉर डिटेक्शन ऑफ कैंसर। ऐसे एंटीबॉडीज जो कि कैंसर के एंटीजेंस की पहचान लगा के, है ना, कि अगर कैंसर बन गए तो बॉडी में कुछ ऐसे एंटीजेंस बनते हैं, उनके खिलाफ एंटीबॉडी टेस्ट से जो है हम पता लगा सकते हैं। ठीक है, कैंसर स्पेसिफिक एंटीजेंस यूज्ड फॉर डिटेक्शन ऑफ कैंसर, मतलब जो एंटीबॉडीज की मौजूदगी ये शो कर रहा है कि शरीर में कैंसर है। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी टेक्निक्स भी है कि डिटेक्ट जीन इन द इंडिविजुअल इनहेरिटेड ससेप्टिबली PCR का इस्तेमाल करके, और उनको पहले से ही किसी तरह के कार्सिनोजेंस से बचाया जा सकता है। बचाने के लिए तो डिटेक्ट हो चुका है PCR से कि अंदर जीन है और वो कभी भी गड़बड़ा सकता है, तो उसको जो है पॉसिबल कार्सिनोजेंस के एक्सपोजर से बचा लेना। तो ये अर्ली डायग्नोसिस के सारे तरीके हैं। ओके कमांडोस, ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, चार ट्रीटमेंट है, रेडियो, कीमो एंड सर्जरी। और ये चारों तरीके अक्सर कॉमनली डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ कैंसर, इन तीनों तरीकों को अपनाया जाता है। पहले सर्जरी कर जाते हैं, फिर रेडियोथेरेपी चलता है, कीमोथेरेपी भी चलता है। क्वेश्चन आएगा किस थेरेपी से हेयर लॉस और एनीमिया होने के चांसेस है? आंसर होगा कीमोथेरेपी। क्लियर? इस तरह से आपको ये याद रखना है, एनसीईआरटी बेस्ड लाइनर। और किस इम्यूनोथेरेपी से ट्यूमर सेल्स को हम मार सकते हैं? आंसर है अल्फा इंटरफ्रॉन इंट्रोड्यूस करके, जिससे कि इम्यून बूस्टर का काम करता है, नेचुरल किलर सेल्स को एक्टिवेट करके, जो थोड़ा कम हो जाते हैं, इसलिए तो कैंसर हुआ था, तो शायद कि कैंसर ट्यूमर्स को जो है रोका जा सकता है। तो ये एक इम्यूनोथेरेपी है। ओके कमांडोज, तो अब हम आगे बढ़ रहे हैं ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज टॉपिक के साथ। यस, ओके कमांडोज, अब इस टॉपिक में देखिए जो ड्रग अल्कोहल अब्यूज चैप्टर के इस हिस्से में आपको सबसे पहले तो यह याद रखना है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कि कौन सी कैटेगरी के ड्रग की क्या केमिकल कंपोजिशन है और उसका शरीर पर इन जनरल क्या असर है, लेकिन फिर इसका गलत प्रयोग करने पर शरीर किस तरह से जो है डिटेरॉयट, नुकसानदायक स्थिति में पहुंच सकता है और शरीर को धकेल देगा लत लगने की और एडिक्शन, और शरीर को निर्भर, उस दवाई पर निर्भर बना देगा, डिपेंडेंस, साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस कहते हैं। और जिसके वजह से, यस कमांडो, जिसके वजह से अगर ये औषधि और वो प्रोडक्ट कुछ समय पश्चात अगर ना मिला, इफ इट इज बीइंग विड्रॉन, अगर उसको जो है यूज ना करने दिया, तो शरीर एक बहुत ही विकराल रूप धारण करता है जिसको कहते हैं विड्रॉल सिम्टम्स। और वो तभी ठीक होगा जब उसको रिज्यूम कराया जाए, फिर से अगर उसको दिया जाए। इस घटना को कहते हैं ड्रग डिपेंडेंसी। WHO ने एडिक्शन को नया शब्द दिया है, ड्रग डिपेंडेंसी। इन मूलभूत बातों के साथ अगला क्वेश्चन की कैटेगरीज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं। चैप्टर के इस हिस्से से हेडिंग ही है। और फिर ये देखा गया, एनसीईआरटी में ये बात बताई गई है कि अक्सर ये लत लगने के शिकार किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार के ऐसे मैल हैबिट्स किसी भी उम्र में हो सकता है, लेकिन सबसे ज्यादा सर्वे रिपोर्ट कहता है कि भारतीय या किसी भी देश के किस आयु वर्ग, एज जो है ग्रुप में सबसे ज्यादा ये वनरेबल्स फॉर्म लेता है, और वो कोई और एज नहीं होता है, किशोर अवस्था उसे कहते हैं, एडोलेसेंस स्टेज उसको कहते हैं। यस कमांडोज, और जिसके चलते हुए जो है हमें सही कदम सही समय पे ऐसे लोगों के लिए किस प्रकार से काउंसलिंग देते हुए इनको इस किसी भी प्रकार के ऐसे एडिक्शन और डिपेंडेंसी से हमें सेव करना है, इस पर मैं बात करने जा रहा हूं। तो सबसे पहले देख सकते हैं ओपिएड कैटेगरी, एनाल्जेसिक, पेन किलर है, ओपिएड एनाल्जेसिक। इस तरह से मैच द कॉलम से क्वेश्चन आ जाएगा, है ना। मॉर्फिन का ये डायग्राम आप पहचाने, इसको देखते से याद आना चाहिए कि ये मॉर्फिन है। क्लियर? और ये उस प्लांट जहां से वो मिल सकता है, उसका जो रॉ फॉर्म है, प्रीकर्सर मॉलिक्यूल ओपियम, राइट, ओपियम बाइंड टू द रिसेप्टर्स। इसके रिसेप्टर्स ये शरीर पर कहां काम करते हैं? इनके रिसेप्टर्स जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यस कमांडोस, सिस्टम्स एंड गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट, GIT और CNS पर ये असर करते हैं।
ठीक है। और इसके दो फॉर्म्स, जो दो एग्जांपल है, मॉर्फिन और हेरोइन, ये दोनों क्या है? ओपिएड्स हैं। मतलब ऐसे देख के याद होना चाहिए। लेटेक्स ऑफ पॉपी प्लांट से स्कोर्स है ना, पेपरवा सोमनीफेरम। सिडेटिव, शरीर में कामनेस, नींद लाना, सिडेटिव मतलब नींद लाने का असर मॉर्फिन का पेन किलर के साथ। यूजफुल फॉर पोस्ट सर्जरी पेशेंट्स। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि एक सोल्जर, ठीक है, आर्मी सोल्जर, कोई भी सोल्जर है, हैज बीन बुलेट शॉट इन द वॉरफेयर, युद्ध के जमीन पर जो है लड़ते हुए जो है गोली लग गई है, ऐसे व्यक्ति को फर्स्ट एड के रूप में क्या दिया जा सकता है? आंसर है मॉर्फिन के इंजेक्शन उनके पास रहते हैं, कैरी करते हैं। इस तरह से ड्रामेटिक क्वेश्चन, कहानी बना के भी क्वेश्चन आ सकता है। तुरंत आपको ये पॉइंट याद आना चाहिए। कमांडोज के एनसीईआरटी में तो लिखा है पोस्ट सर्जरी, जो पेन होता है, दर्द होता है, उसको भी सब्सिडाइज करने के लिए इस दवाई का प्रयोग ड्रग की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तो उसके अच्छे रूप हैं, अच्छा फॉर्म है। लेकिन अगर ये गलत हाथों में, गलत समय पे, गलत उद्देश्य से, गलत समय पे, गलत हाथों में, गलत उद्देश्य से इस मॉर्फिन का उपयोग होने लगा, तो ही ये कहलाता है ड्रग एब्यूज। क्या कहलाता है? ड्रग एब्यूज, गलत कुप्रयोग औषधियों का। ये तो है औषधि, किसके कुछ बोलते ना हेल्पफुल, दे हैव द हेल्पफुल इफेक्ट्स ऑल्सो, लेकिन सही समय पे सही डोज, डॉक्टरी देख रेख में। लेकिन इसके अलावा समाज में अगर ये गलत लोग, गलत आयु वर्ग के गलत उद्देश्य से हाथ लग जाए, यही इस टॉपिक का मुद्दा है जिसे ड्रग एब्यूज कहते हैं। ओके कमांडोज, चलिए आगे बढ़ते हैं। हेरोइन, अगला क्वेश्चन, हेरोइन नोन एज स्मैक, उसको स्मैक के नाम से भी कॉमनली जाना जाता है। और हेरोइन मॉर्फिन को है ना, डी एसिटाइल मॉर्फिन हेरोइन का केमिकल नेम है। व्हाट इज हेरोइन? डी एसिटाइल मॉर्फिन, यानी एसिटिलेशन ऑफ मॉर्फिन से वो तैयार हुआ है। सूंघने और इंजेक्टेबल फॉर्म में लेते हैं, नाक से स्नॉटिंग, है ना। डिप्रेसेंट का वही कूल, सिडेटिव, नींद लाना, स्लो डाउन द बॉडी फंक्शन। कौन? हेरोइन। और ये एक नार्कोटिक ड्रग एब्यूज के इस्तेमाल में होता है। अगला, कैनाबिनॉइड्स कैटेगरी, रिसेप्टर्स प्रेजेंट इन ब्रेन ऑब्टेन्ड फ्रॉम इन्फ्लोरेसेंस। कैनाबिस सटाइवा जो है पौधों के फ्लावर्स, इन्फ्लोरेंस हिस्सों से वो प्राप्त होता है, और इसके रिसेप्टर सीधा ब्रेन में मौजूद होते हैं। करेक्ट। फ्लावर टॉप्स, लीव्स अलग अलग तरह के होते हैं, मारिजुआना, हशीश, ये सब उसी पेड़ के अलग अलग हिस्सों से प्राप्त किया जा सकता है कैनाबिस प्लांट के। एंड यूज्ड इन कॉम्बिनेशन। तो मारिजुआना, हशीश, चरस, ये सब कैनेबॉइड्स के एग्जांपल है, बस यही आपको याद रखना है। और कैनेबिनॉइड्स क्या होते हैं? हेलुसिनोजेन, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पर प्रभाव करने वाले। इनको जो है सूंघकर, इनहेल करके या फिर ओरल इंजेक्शन से लिया जा सकता है। और ये शरीर पर कैसे असर करते हैं? एलिस इन द वंडरलैंड इफेक्ट, सपनों की दुनिया में ले जाना, मूड अल्टरनेटिंग हेलुसिनोजेन प्रभाव लाते हैं। जो दिख रहा है वो होता नहीं है, और जो होता है वो उसे एहसास ही नहीं है। इस असर को कहते हैं एलिस इन दी वंडरलैंड इफेक्ट, यानी सपनों की दुनिया में रहना, अपनी एक सपनों की दुनिया में, ये उसका मूड अल्टरेशन असर होता है। फिर कमांडोज ये डायग्राम देख के याद रखिएगा, ठीक है। ये लीव ऑफ कैनाबिस सटाइवा है, इसको पहचान करके कि ये किसका स्रोत होगा, ऑप्शन में बस ये लिखा रहेगा, ये लीफ बना रहेगा। दूसरा ए बी ऑप्शन दिया रहेगा, और अलग अलग मॉलिक्यूल्स के ऑप्शन में नाम दिए रहेंगे। तुरंत आपको पहचानना पड़ेगा कि वो क्या है और उससे हमें क्या प्राप्त हो सकता है, कैनाबिनॉइड, ठीक है। और ये मॉलिक्यूल का डायग्राम याद रखिए। अगला, कोका एल्कोलाइड कोकेन, स्टिमुलेंट, उत्तेजकता, स्टिमुलेंट का असर करता है। ऑब्टेन फ्रॉम इराइथ्रोजाइलम कोका, इस पेड़ से मिलता है साउथ अमेरिका में। इंटरफेयर्स विद द ट्रांसफर, क्यों उत्तेजना आती है? क्योंकि डोपामिन रात को नींद लाने का असर का काम करता है, लेकिन इसको लेने के बाद या दिन भर में थकावट होने के बाद शरीर जब भी शांत होकर रिलैक्स करना चाहता है, डोपामिन रिलीज होता है, ठीक है। लेकिन ये रिलीज होने नहीं देता, इंटरफेयर कर देता है। तो हमेशा अलर्ट, अलार्म, है ना, उत्तेजकता बनी रहती है, अलर्टनेस बना रहता है, सजगता बनी रहना, ये इसका असर है। कॉमनली कॉल्ड कोक, क्रैक। तो स्मैक हेरोइन को कहते हैं, ये याद रखना है कमांडोस। किसको कहते हैं? हेरोइन को स्मैक कहते हैं। और कोक, क्रैक किसको कहते हैं? कोकेन को। तो कोक और स्मैक या क्रैक और स्मैक में क्या अंतर है, ऐसा करके क्वेश्चन आ सकता है। स्नॉटेड, पोटेंट स्टिमुलेंट एक्शन, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर ऊर्जावान बनाए रखना, एक प्लेजरेबल, एक अच्छा अनुभूति, एहसास कराना, यूफोरिया असर बना रहता है। और ज्यादा लेने पर, एक्सेसिव लेने पर हेलुसिनोजन। अब यहां पर आप गौर करिएगा, ऐसे तो उत्तेजना और सब कुछ बनाए रखता है, खूब ज्यादा तीव्रता, एनर्जी, लेकिन ज्यादा ले लेने पर हेलुसिनोजन प्रभाव भी लाता है। ये एनसीईआरटी में लिखा है, ध्यान रखिएगा कमांडोस। ऐसे ही दूसरे और प्लांट्स होते हैं, धतूरा, एट्रोपा, बेलेडोना, है ना। कैनाबिनॉइड एब्यूज बाय सम स्पोर्ट्स पर्सन, कैनाबिनॉइड्स का इस्तेमाल जो स्पोर्ट्स पर्सन से वो उसका इस्तेमाल करते हैं, बिल्कुल सही बात है ना, जिसको कहते हैं ड्रग डोपिंग।
ड्रग्स, बार्बिटुरेट्स, एम्फेटामाइंस। अब बार्बिटुरेट है ना, क्या होता है, ट्रैंकुलाइजर, बार्बिटुरेट ट्रैंकुलाइजर है ना, लेने पर निस्तेज शरीर रहता है, शांत शरीर रहता है, काम डाउन, नींद ही आ जाती है, ट्रैंकुलाइजर असर। एम्फेटामाइन उत्तेजक, स्टिमुलेंट का काम करता है। बेंजोडाइजेपिन, ये भी जो है स्लीपिंग पिल्स, बार्बिटुरेट्स और बेंजोडाइजेपिन स्लीपिंग पिल्स, क्योंकि नींद लाता था शुरू, जब व्यक्ति एंजाइटी, घबराहट, किसी प्रकार के डिप्रेशन, उसको तनाव मुक्त रखना है, नींद चाहिए, तब ये दवाई दी जाती है। तो स्लीपिंग पिल्स के नाम से ये क्वेश्चन आएगा कमांडोस, ध्यान रखिएगा। बार्बिटुरेट्स, और ये यूज्ड इन मेडिसिन्स, हेल्प पेशेंट विथ मेंटल इलनेस लाइक इंसोम्निया, काफी दिनों से नींद नहीं आ रही, तनाव में है, डिप्रेशन में है, ऐसे इलाज के लिए। लेकिन अक्सर इनका गलत, ये तो दवाई के रूप में मेडिसिन ना होकर ये गलत इस्तेमाल में आ जाते हैं, एब्यूज में आ जाते हैं। प्लांट्स, फ्रूट, सीड्स, हेलोसिनोजेनिक प्रॉपर्टीज सब में ही है। और पॉइंट टू बी नोटेड, एक्सेसिव यूज इंपेयर्स, किस तरह से वो एब्यूज है, तो ये किसी अच्छे सोच के लिए अलग अलग परिस्थितियों में, इवन अर्लियर डेज हमारे जो पूर्वजों में खास मौकों पे कुछ चीजों का इस्तेमाल करके एंजॉय करने के लिए, लेकिन आज वो समाज का एक अलग रूप है और वो गलत लोगों में गलत साइकोलॉजिकल असर से एब्यूज होने लगे ये सारे चीजें। ठीक है, तो ये सारी सही बात है, तभी तो ये ड्रग एब्यूज का ये टॉपिक है। ओके कमांडोस, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। टोबैको, अगला सब्सटेंस, अभी अभी सारे ड्रग्स देख लिए, ओपिएट्स, कैनाबिनॉइड्स, कोका यानी कोकेन, इसके अलावा बार्बिटुरेट्स, बेंजोडाइजेपिन और एम्फेटामाइन, ऐसा करके आपको याद हो गया। अब अगला ऐसा मादक पदार्थ जिसे हम कहेंगे सब्सटेंस, जो कि कहीं ना कहीं समाज में जो है जाने अनजाने रूप से लगातार एक एब्यूज, कुप्रयोग का नतीजा है, वो है टोबैको, तंबाकू, है ना। यूज मोर देन पिछले 400 साल से, स्मोक्ड, च्यूड, दो तरह से, सूंघना, स्मोकिंग करना, या फिर जो है च्यूड, चबाने के रूप में तंबाकू अवेलेबल है। कंटेन्स एल्कलॉइड निकोटिन, क्या होता है निकोटिन, स्टिमुलेट एड्रिनल ग्लैंड, जिससे उत्तेजक, हमेशा अलर्टनेस, क्योंकि एड्रिनलिन, नॉन एड्रिनलिन शरीर में क्या है, इमरजेंसी, हमेशा उत्तेजना, अलर्ट बनाए रखने का काम करता है इमरजेंसी में। इनटू द ब्लड सर्कुलेशन, राइज इन ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट, सीधा सीधा ऐसे ही क्वेश्चन आएगा कि निकोटिन के असर से जो है हार्ट प्रेशर, हार्ट रेट हमेशा बढ़ा हुआ रहता है, बिल्कुल सही है। अब ये इनकरेक्ट हो गया तो लो लिखा रहेगा, तो टोबैको चुइंग इंक्रीजेस रिस्क ऑफ कैंसर इन ओरल कैविटी, सही बात है। बहुत सारे कारण होते हैं, उनमें से एक कारण है कि तंबाकू में मौजूद निकोटिन कार्सिनोजेन है। क्या है, कार्सिनोजेन, ये उसका क्वेश्चन बनेगा कमांडोज, मेरी बात आ रही समझ में। वैसे स्मोकिंग फॉर्म में कैंसर्स ऑफ लंग्स, यूरिनरी ब्लैडर, थ्रोट, ब्रोंकाइटिस, ये सारे संबंधित है ना। कोरोनरी हार्ट डिजीजेस हो सकते हैं, गैस्ट्रिक अल्सर, है ना। स्मोकिंग से इंक्रीजेस कार्बन मोनोऑक्साइड, शरीर में क्या होगा, है ना, हीमोग्लोबिन बाउंड जो है वो कम होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड बढ़ेगा तो जो है एफिशिएंसी कम होगी, शरीर में हाइपोक्सिया बना रहेगा। ये देखिए लिखा हुआ है, CO इन द ब्लड, रिड्यूसेस द कंसंट्रेशन ऑफ हीम बाउंड ऑक्सीजन, इससे क्या है, ऑक्सीजन की कमी, हाइपोक्सिया, हाइपोक्सिया स्थिति बनी रहेगी, हमेशा थकावट रहेगा, ऑक्सीजन की कमी रहेगी, ऊर्जावान शरीर नहीं रहता है। शरीर उत्तेजित रहता है लेकिन ऊर्जावान नहीं रहता, क्योंकि शरीर में ऑक्सीजन की कमी रहती है, क्योंकि फेफड़े खराब हो गए जहां से ऑक्सीजन एक्सचेंज हो रहा है। क्लियर, तो ये सारे जो है मैल इफेक्ट्स हैं, एक एक बारी बारी से ऐसे करके आपको सारे बातें लाइन टू लाइन एनसीईआरटी से याद रहनी चाहिए क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। ये सीधे सीधे ऐसे पूछे जाएंगे, गलत या सही कॉम्बिनेशन से। क्वेश्चन पैटर्न्स कैसे हैं उसको ध्यान में रखिए कमांडोज। चलिए, एडोलेसेंस और ड्रग अल्कोहल अब्यूज, क्योंकि ये एक समय भी है और एक प्रक्रिया से गुजरता है शरीर। वेरी गुड, यस, बिल्कुल सही बात है। क्या एडोलेसेंस एक समय भी है और एक प्रक्रिया है? हां। पीरियड ऐसे कि पीरियड मतलब ब्रिज लिंक, बाल्यकाल से युवा काल, है ना, वयस्क काल की ओर बढ़ने का एक पड़ाव, एक सेतु का काम करता है ये उम्र। 12 से 18 साल का ये उम्र, 10 से 19 साल, जैसा आप कह लीजिए, है ना, टीनेजर, अर्ली, मिडिल एंड लेट टीनेजर एज, टीनेजर, है ना, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, इसलिए तो टीनेजर कहते हैं, क्योंकि उम्र के सारे जो शब्द, जो आंकड़े हैं, उनके पीछे टिन शब्द लग जाता है, टीनेजर। तो ये एक समय काल होता है, बड़ा ही वनरेबल एज है।
टर्बुलेंस, रह रह के अंदर हार्मोन्स हिचकोले मारते हैं और उसके वजह से आपकी भावनाओं में हिचकोला बोलते ना, टर्बुलेंस आता है। यस कमांडोज, तो यही वो उम्र है जब आप बहुत ऊर्जावान रहते हैं, शरीर में काफी मैग्नीट्यूड होता है, स्केलर क्वांटिटी आप रहते हैं, और आपको जो है वेक्टर क्वांटिटी हम बनाएंगे। आपको आपके जीवन में सही दिशा अगर मिल जाए, यही एनसीईआरटी में लिखा है, तो वो सही दिशा कैसे और किस तरह से दिया जाएगा। ओके कमांडोज, छोटी छोटी ये बातें सब लोग याद रखिए मेरी बात। यस, इट इज अ पीरियड, एडोलेसेंस एक पड़ाव है, एक ऐसा समय काल है, पीरियड है, जो कि चाइल्डहुड से अडल्टहुड के बीच 12 से 18 साल, इसलिए इसको टीनेजर ग्रुप कहते हैं। वनरेबल, काफी ही संवेदनशील, वनरेबल मतलब संवेदनशील, सेंसिटिव उम्र काल होता है। दिल और दिमाग दो विपरीत दिशा में जाता है। व्यक्ति ऊर्जावान तो होता है लेकिन दिशाहीन होता है। गलत संगति और गलत जो है प्रकार के विचारों से घिरा होने के संभावना बनी रहती है। यस, ओके कमांडोज, तो गौर करिए, ये एक प्रक्रिया भी है, फिजिकल मेंटल बिहेवियरल डेवलपमेंट। हां, इस दौरान शरीर में भौतिक, मानसिक तथा व्यवहारिक परिवर्तन आता है, ट्रांसफॉर्मेशन, जिसे हम प्यूबर्टल चेंजेस कहते हैं, जिसमें शरीर से हार्मोन्स और बाहरी वातावरण, इन दोनों का आपस में टकराव होता है और शरीर माइंड, बॉडी, सोल से विकसित होता है। फिजिकल, मेंटल एंड बिहेवियरल। अंडरस्टूड कमांडोज? बिल्कुल सही बात है। तो एडोलेसेंस, ये पीरियड और प्रोसेस क्यों है, ऐसे करके समझाते हुए क्वेश्चन। एडोलेसेंस कैरेक्टराइज्ड बाय क्यूरियोसिटी, एडवेंचर, हमेशा एक जो है क्या मन जिज्ञासापूर्ण शरीर रहता है। क्यूरियोसिटी, एडवेंचर, ये करना है वो करना है, एक्साइटमेंट, एक्सपेरिमेंटेशन, कुछ नया करना। एकेडमिक स्ट्रेस रहता है, अनस्टेबिलिटी रहती है, हलचल मचा रहता है। मैंने कहा ना कि ऊर्जा जोश से भरे होते हैं, ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन क्या करेंगे यही तय नहीं रहता है। और इस दौरान है ना, किसी ऐसे अनजान ऐसे किसी व्यक्ति के दिशा निर्देश में आ गए जो आपको गलत दिशा में ले जाए, तो उसके भी फिर अनसपोर्टिव फैमिली, पीयर प्रेशर, इट डिस्ट्रैक्ट, यही जो है एक अलग से डिस्ट्रैक्शन लाता है और बदलाव लाता है सोच में, और टुवर्ड्स फिर उसको लगता है कि अब तो ड्रग और एल्कोहल, क्योंकि अब तो दुनिया में मेरा कोई नहीं है, सिर्फ गम है, तो मैं इस गम को दूर करूंगा इन उत्पादों को सेवन करके। अंडरस्टूड कमांडोज? लेकिन ऐसा नहीं है, मीडिया, इंटरनेट भी इसमें जिम्मेदार है, टेलीविजन प्रमोटेड, इस प्रकार के ख्याल, अजीबो गरीबो जो अलग अलग वीडियोस और इस तरह की चीजों को देख के, ये सब एनसीईआरटी में मेंशन्ड है, और वाकई में ही यही ये कारण है, और तब जाके ये परिस्थिति निर्मित होती है, एब्यूज। अब बात आती है एडिक्शन और डिपेंडेंस, लेकिन ऐसा ना हो, लेकिन फिर भी एब्यूज करते करते दो परिस्थिति निर्मित होती है, एक है एडिक्शन, दूसरा है डिपेंडेंस। उनका क्या, हैबिचुअल, है ना, फिजियोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस, अटैचमेंट टू अ सब्सटेंस, एक पदार्थ को लेने के ये सारे विचार आते हैं, उस पर साइकोलॉजिकल, भावनात्मक रूप से निर्भर हो जाना, बियॉन्ड वॉलंटरी कंट्रोल, चाहकर भी, जानते हैं लेकिन फिर भी उसके प्रति आकर्षण होना, यूफोरिया, टेम्पररी फीलिंग कि उसको लेने के बाद ही शरीर मस्त रहेगा, अच्छा रहेगा, हम स्वस्थ रहेंगे, ऊर्जावान रहेंगे, इस प्रकार के विचार आना, और ऐसा स्वयं को नष्ट कर देना, लगातार प्रयोग करना, शरीर का टॉलरेंस लेवल बढ़ता जाता है। शुरू में कम डोज, फिर एक सिगरेट पीने से शुरुआत हुई थी और दिन में फिर वो जो है 40 सिगरेट पी रहे हैं, एक दिन ऐसी स्थिति आती है। और क्यों? क्योंकि शरीर अब हायर डोज पे रिस्पॉन्ड करेगा, छोट-मोट रिस्पॉन्स करने से होगा नहीं, क्योंकि वो तो डोज ले चुके हैं। ये सबसे बड़ी बात है। तो ऐसे एडिक्शन, लत लगने के बाद जो स्थिति आती है, उसी को कहते हैं डिपेंडेंसी, टेंडेंसी ऑफ ड्रग एडिक्ट, किसी ना किसी ड्रग का लत लगे रहने की स्थिति, डिपेंडेंसी। मैनिफेस्ट, शरीर को जो है उकसाता है विड्रॉल सिंड्रोम के लिए, क्योंकि अगर उसको ना मिले वो, तो वो जो घबराहट, कपकपी, नौसिया, वॉमिटिंग जैसा, ये सारी स्वेटिंग, परसेप्शन, हाथ पैर में स्ट्रैंगुलेशन आना, दर्द महसूस करना, ऊर्जावान ना महसूस करना, ऐसी स्थिति, पेशेंट को क्या दिक्कत आती है, वैसी चीजें ना मिलने पर वो सोशल एडजस्टमेंट नहीं दर्शा पाता, सामाजिक रूप से कट जाता है और उसको कुछ अच्छा नहीं लगता है। दैट इज कॉल्ड डिपेंडेंसी। अब शरीर पर क्या क्या असर पड़ सकता है, बिहेवियरल, साइकोलॉजिकल चेंजेस, है ना। वेंडलिज्म, ये शब्द जरूर याद रखेंगे। शरीर के अंदर जो है एनिमलिज्म, मतलब कि अपने बिलवेड वंस को भी ना पहचानना और किसी के साथ भी कुछ भी बुरा कर बैठने की टेंडेंसी, वेंडलिज्म, वायलेंस।
ठीक है। फिर हेल्थ हैजार्ड्स तो अपनी जगह है ही, अलग अलग प्रकार के प्रॉब्लम्स। सोशल प्रॉब्लम्स में सबसे बड़ी बात है सबसे कटे रहना, विड्रॉल, आइसोलेशन, डिप्रेशन, अपने परफॉर्मेंस में कमी, डिटरॉइटिंग बिहेवियर विथ रिलेशनशिप, फैमिली, फ्रेंड्स, सबसे कटे हुए रहना, ये सोशल प्रॉब्लम आ जाता है। करेक्ट। फैमिली प्रॉब्लम्स, ठीक है, अपने हिज और एंटायर मतलब अपने बिलवेड वंस, उनसे डिस्ट्रेस रहना। एडिक्ट बिकम्स कॉज मेंटल फाइनेंशियल डिस्ट्रेस, क्योंकि ड्रग फ्री में तो आता नहीं है, उसके लिए पैसे का खर्चा, फैमिली पे बर्डन आता, ना दे तो भी दिक्कत है, और इतना बुरा होता है कि अपनी फैमिली मेंबर्स को नुकसान पहुंचा दे पैसे के लिए, क्योंकि उससे उसको ड्रग मिलेगा। ऐसा ड्रग एब्यूज फाइनली मौका देता है ऐसी बीमारियों के फैलने में, क्योंकि ड्रग एब्यूजर्स को होश आवाज तो रहता नहीं है, वो निडल्स, अनस्टेरॉइड्स ऐसे भी मल्टीपल यूज करते रहते हैं, तो एड्स और हेपेटाइटिस बीमारियों के शिकार होने के भी चांसेस रहते हैं, क्योंकि वो एक ड्रग एब्यूजर है और उसको एडमिनिस्टर करने का तरीका क्या होता है, इंजेक्शंस, जिसमें वो निडल सिरिंज कैसा होता है, अनस्टेरलाइज्ड, बारी है ना, इस्तेमाल किए हुए। सेक्सुअल कॉन्टैक्ट्स वगैरह ना ध्यान रखना तो वो मल्टीपल सेक्सुअल रिलेशनशिप से भी ये बीमारी आ सकती है। तो इस तरह से अपने जीवन को बेकार कर लेना। अल्कोहल एब्यूजर्स को भी ऐसी शिकायत आती है, जिसमें मेन है लिवर सिरोसिस, क्रोनिक यूज करते करते लंबे अरसे में लिवर सिरोसिस, फैटी लिवर सिंड्रोम होने के चांसेस होते हैं। और प्रेगनेंसी के दौरान तो फीटस, मान के चलिए कोई महिला ऐसे किसी चीज के सेवन के मतलब कंजम्पशन के आदी बने हुए हैं, तो प्रेगनेंसी के दौरान फीटस पे भी उसका असर पड़ेगा। ड्रग एब्यूज, स्पोर्ट्स पर्सन, एनहांस परफॉर्मेंस, स्पोर्ट्स पर्सन ऐसे स्टेरॉइड्स और अलग अलग चीजों का सेवन करते हैं अपना परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए, लेकिन लंबे अरसे में उनको भी तकलीफ हो जाती है, जिससे उनका मसल स्ट्रेंथ बढ़ सके, प्रमोट एग्रेसिवनेस, ऐसे चीजों का इस्तेमाल करते हैं। तो साइड इफेक्ट्स में चाहे फीमेल्स हो चाहे मेल्स हो, है ना, उनको लंबे अरसे में उनके जो जेंडर बायस्ड कंडीशंस बॉडी के होते हैं उसमें दिक्कत आने लगती है। जैसे फीमेल्स में मस्कुलाइजेशन और मेल्स में दूसरे और ऐसी दिक्कत है। तो इस तरह से ये सारे पॉइंट, सबसे मेन तो जैसे एबनॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल फीमेल्स में ड्रग एडिक्ट होने पर, वैसे ही मेल्स में भी जो है इंक्रीज्ड एग्रेसिवनेस, डिक्रीज स्पर्म, फर्टिलिटी पर असर पड़ सकता है। किस पर? फर्टिलिटी पर, यानी इनफर्टिलिटी आ सकती है। तो इस तरह से ये एनसीईआरटी के पॉइंट्स आपको याद रखना है। ओके कमांडोज। फाइनली प्रिवेंशन एंड कंट्रोल में यही है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, क्योंकि ऐसी तकलीफ है कि इसका क्योर नहीं है, बेटर है कि इन चीजों से सुरक्षित रहे। और क्या ऐसी घटना है जो किसी भी किशोर अवस्था में वाले उम्र के को जो है टुवर्ड्स, है ना, टुवर्ड्स धकेल देता है। व्हाट पुश एडोलेसेंस टुवर्ड्स, किसकी तरफ? एब्यूज ऑफ ड्रग एंड अल्कोहल। तो उसका सही परीक्षण करके उनको एक सुझाव और इन चीजों से बचाया जा सकता है। पेरेंटिंग और नर्चरेंस, सही मातृत्व पितृत्व का जो एहसास कराना और देख रेख, सही माहौल देना ही इसका तरीका है। नहीं तो वो स्वाभाविक है रिस्क ऑफ एब्यूज, क्योंकि ये वो उम्र है जब अलग अलग प्रकार के प्रभाव से मन मस्तिष्क जो है कहीं ना कहीं डिस्टॉर्टेड जो है किस तरह से बिखरा रहता है। लेकिन सही पेरेंटिंग यानी जो है माता पिता का सही ध्यान देना और दूसरे प्रकार के नर्चर जो इस उम्र को चाहिए, जो इन एब्यूज और एडिक्शन से बचा सकता है। और वो पॉइंट्स क्या हैं? ये सारे पॉइंट्स एनसीईआरटी में आप देखिएगा कमांडोस, है ना। अनड्यू प्रेशर उस पर कोई ना है, प्रॉपर एजुकेशन काउंसलिंग उनको देना चाहिए। काउंसलिंग यानी जो है ना प्रॉपर उनको जो है किस प्रकार का अवेयरनेस होना चाहिए वो सब बताना चाहिए। सीकिंग हेल्प फ्रॉम पेरेंट्स एंड पीयर्स, आसपास फ्रेंड्स, टीचर्स, कभी भी कोई चीज मंच में शंका आए तो अपने आसपास सही व्यक्ति को पहचान करके उनसे पूछ लिया जाए, है ना, किसी गलत व्यक्ति के हाथ में ना पड़े। लुकिंग फॉर डेंजर साइन, एहसास रहना चाहिए कि क्या गलत है और क्या सही है। इसको कहते हैं थॉट ऑफ विजडम, है ना, थॉट ऑफ विजडम। सीकिंग प्रोफेशनल एंड मेडिकल हेल्प, उसके बाद भी अगर कुछ दिक्कतें हैं तो प्रॉपर काउंसलिंग के लिए मेडिकल और प्रोफेशनल हेल्प लेना चाहिए, जिससे कि हम ऐसे किसी भी चीज से बच सकते हैं। ओके कमांडोस, तो इस चैप्टर से अब डू यू नो में आप देख सकते हैं अलग अलग पैसिव स्मोकिंग भी डेंजरस होता है, क्यों, वेंडलिज्म का क्या मतलब है मैंने बताया है। फिर एड्स एक कॉन्जेनिटल बीमारी क्यों नहीं है ना। ऐसे प्रश्नों का जवाब आपको एनसीईआरटी की किताब अभी अभी जो मैंने चर्चा की उसी से आपको मिलेगा। फिर विच जीन इज कॉल्ड गार्जियन एंजल, P53 जीन,
गार्जियन एंजल, क्योंकि वो ट्यूमर सप्रेसर जीन है और वो किसको रोक देता है, ट्यूमर को बढ़ने से रोक सकता है, एपोप्टोसिस से। किससे? एपोप्टोसिस से। क्लियर? तो इस तरह के ये क्वेश्चंस होते हैं। फिर ध्यान दीजिए, क्वेश्चन फॉर इग्नाइटेड ब्रेन्स में कि इफ अ सोल्जर इज गन शॉट, मैंने बताया था मॉर्फिन इंजेक्शंस दिखाए जाते हैं। एलिस इन द वंडरलैंड, है ना, एक खुशमिजाज और जो है सपनों की दुनिया में रहना का असर क्या होता है, हेलोसिनोजन की वजह से। एडोलेसेंस को क्यों एक बहुत ही संवेदनशील उम्र कहा गया है, अभी अभी आपने यही देखा था चर्चा। तो इस तरह के क्वेश्चंस जो है ये आपके रीजनिंग जस्टिफाइड टाइप के क्वेश्चंस है, इनको भी जवाब देके आप एनसीईआरटी बेस तैयारी कर सकते हैं। ओके कमांडोज, तो छोटी छोटी बातें फिर आपके सामने ये डू यू कंपेयर ल्यूकेमिया, ल्यूकोसाइटोसिस, एडिक्शन, डिपेंडेंस, इनमें क्या अंतर है। इन्वेशन मतलब बिना ब्लड लिम्फ के इधर उधर आसपास नजदीक कैंसर का फैलना, और ब्लड और लिम्फ की मदद से जो है दूर दूर जाके शरीर में ओरिजिन से कहीं और सेकेंडरी ग्रोथ करने को मेटास्टासिस कहते हैं। एपिथेलियम टिश्यू में अगर कैंसर हो जाए तो उसको कार्सिनोमा कहते हैं, कनेक्टिव टिश्यू मसल्स में हो जाए तो उसको सार्कोमा कहते हैं। इस तरह से आपको याद रखना है। ओके कमांडोज, तो ये था आपका पूरा डिस्कशन। ध्यान से आप इसको पूरा फिर से एक बार देखें, लाइन टू लाइन एनसीईआरटी से पढ़े समझे, है ना, जिससे कि पूरा इस चैप्टर से इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है जो आप एक्सपीरियंस करोगे। मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन सीरीज में जब हम डिस्कस करेंगे तो आप देखोगे कि इन हिस्सों से किस तरह से क्वेश्चंस बने हैं। ओके कमांडोज, सो थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।